हेलो बच्चों, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का। तो इस वीडियो में हम आपको समाज विज्ञान के सभी क्वेश्चंस के आंसर 1 से लेकर 60 तक सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, देख लेते हैं। ये निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको पढ़ लेना है। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस पुस्तिका में आपके 60 प्रश्न हैं। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय है आपके पास। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा, तो उत्तर आपको लिख देना है। आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। ठीक, ये निर्देश आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आप चलिए पेपर देखते हैं। पेपर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। मिताली है एक मानचित्र में अपना शहर खोज रही है, तो उसे खोजने के लिए स्थान के संबंध में क्या जानकारी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, ध्रुव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला, अक्षांश एवं देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। किस प्रकार के वन होते हैं जिनमें शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय 6 से 8 सप्ताह के अंदर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो उसका राइट आंसर आपको बताना है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा अपना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, तो राइट आंसर आपको कर लेना है सेकंड, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, क्या पढ़ाई में आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नेट से करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP एंड अदर बोर्ड स्टेट का, यहाँ तक कि क्लास 6 से 12 IIT, JEE मेंस, एडवांस नीट सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में। मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं डेली ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस। डाउटनेट ऐप पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए, डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ वर्षा होने के मुख्य कारण क्या हैं? जून के महीने में बारिश क्यों ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चावच लक्षण। ठीक, तो ये आपको पहला वाला राइट आंसर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सूती वस्त्र, रबड़, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? सूती वस्त्र, रबड़ और खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका कृषि उद्योग के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, कृषि आधारित। ठीक, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचाने। आर यहाँ पर आपकी नदी दर्शाई गई है, रिवर। ठीक, तो आर से इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर कौन सी नदी है? तो ये आपका पूरा भारत का नक्शा दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि ये आर की जगह में कौन सी नदी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। तो ये पहला वाला आपको राइट आंसर कर लेना है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। ठीक, तो दिए गए मानचित्र का अवलोकन करना मतलब अच्छे से देखना है। फिर इसके बाद जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित भाग को पहचानना है। तो इसका आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, कोरोमंडल तल, कोंकण तल, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे, दक्कन पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो ये राइट आंसर आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है?
लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ आपको लौह अयस्क मुख्यतः रूप में पाया जाता है। तो तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? खनन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अति सिंचाई। तो इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका हो जाएगा अति सिंचाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं बच्चों, उनको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा खरीफ की फसलें। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपके भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है? डेल्टा, मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ी। तो 10वें का आंसर आपको बताना है। 10वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहाड़ियाँ। पहाड़ियों वाले इलाकों में क्या होता है? सीढ़ी नुमा आपकी खेती की जाती है। तो सीढ़ी नुमा खेती के लिए कैसी ज़मीन होती है? पहाड़ी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का पंजाब और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आपको फर्स्ट वाला कर लेना है, पंजाब और हरियाणा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है 12वें नंबर का। फलीदार फसलों का उदाहरण है। फलीदार फसलें किसमें होती हैं? दालें, अनाज, गन्ना, कॉफ़ी। तो बच्चों जो फली होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं, वो होती हैं दालें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 13 केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको आम्र वर्षा। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला। तो ये थर्ड वाला आपको आम्र वर्षा लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का देखेंगे। सौर भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने जहां पर वह रहता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का शिलांग। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है शिलांग। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर आपको बताना है। उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? उपजाऊ मृदा और प्रचुर जहाँ वर्षा होती है मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? उच्च या उच्च से उच्चतम, मध्यम या निम्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? उच्च से उच्चतम। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है 16वां। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया था? वे देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहते थे, वे कामगारों की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहते थे। तो 16वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। तो ये सेकंड नंबर आपको लिख लेना है। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको आंसर बताना है। दांडी यात्रा, राउल्ट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, चौरा चौरी कांड। तो 17वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसमें सिर्फ बड़े शहरों का दौरा किया, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें व्यापारी समुदाय के भागों को नज़रअंदाज किया, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC को बिना सूचित किए भारत आया। तो क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक, राइट आंसर आपको लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
फ्रांसीसी क्रांति आपके 1789 के उद्देश्य क्या थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। तो इसका राइट आंसर आपको दूसरा नंबर कर लेना है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20वां दिया गया है, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचानें। तो ये आपका पूरा नक्शा दिया गया है, इसमें आपको भारत के 17वीं शताब्दी के 2 बंदरगाह पहचानने हैं, कहाँ पर हैं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, बंदरगाह आश्वास एवं मक्कड़, सूरत और मद्रास, मद्रास और मछलीपट्टनम, और सूरत और गोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का आपका चौथा, सूरत और गोवा। ठीक। तो सूरत गोवा आपको राइट आंसर लगा लेना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉब्सपियरे के शासन ने कानून पास किए। कौन से कानून पास किए? मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित, बास्तील के किले को ध्वस्त करने संबंधित, पड़ोसी देशों को पलायन करने संबंधित, संपत्ति हासिल करने संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का आपका मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट वाला लगा देना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकांटे के सिद्धांत का खंडन किया? तो क्वेश्चन नंबर 22वें का आपको आंसर बताना है, जॉन लॉक, जीन जैक्यू रूसो, मार्टिन स्क्यू, जॉन पॉल मरा। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वें का फर्स्ट नंबर आपका जॉन लॉक। ठीक। तो आपको फर्स्ट नंबर आंसर इसका लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, पटेल, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें नंबर का पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। तो इसमें आपको राइट आंसर कर लेना है दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 नंबर क्वेश्चन है, गोल मेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। कौन सा गोल मेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस शामिल हुई? तो प्रथम गोल मेज, द्वितीय गोल मेज, तृतीय और सभी सम्मेलनों में। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वितीय गोल मेज। ठीक। दूसरा वाला आपको राइट आंसर कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका हो जाएगा शिक्षित शहरी पुरुष। तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा, शिक्षित शहरी पुरुष आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक। राइट आंसर में आपको ये लिख देना है। इसके बाद आपका 26 नंबर, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था यहाँ पर आपको बताना है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 26 नंबर का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी गई थी? लाहौर, पूना, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो 27वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक। तो इसका फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बोला गया था? नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन। दूसरा दिया गया है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों के सामने धरना देना, किसानों द्वारा राजस्व एवं चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार, उपरोक्त सभी। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4th नंबर आपको ऑप्शन सही कर लेना है इसमें, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 29, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्लूरी सीताराम राजू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा अल्लूरी
सीताराम राजू। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? शिक्षित कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, अभिजात वर्ग, केवल कवि और कलाकार। तो 30वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा शिक्षित एवं कुलीन मध्य वर्ग। ठीक, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 31। मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? सूचना पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, चुनने का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनने का अधिकार। तो 31 का आपका राइट आंसर है फोर्थ वाला चुनने का अधिकार, जिसके अंतर्गत आप टूथपेस्ट के साथ ब्रश नहीं खरीद सकते, जो आपकी इच्छा होगी वो आप खरीद सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है। नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य का निर्धारक कौन है? कौशल एवं शिक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, क्षमता एवं भाषा, स्वास्थ्य एवं कौशल। तो इसका राइट आंसर बताना है 32 नंबर का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला कौशल एवं शिक्षा। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट लिख लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है। मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है? मानव सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है? तो राइट आंसर बताना है आपको साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर बेरोजगारी दर। 34 नंबर क्वेश्चन है। एक देश के लिए धारणीय विकास है। एक देश के लिए धारणीय विकास क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण, संसाधनों का समुचित उपयोग। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। राइट आंसर आपको थर्ड कर लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ये आपको इस तरह से तालिका दी गई है, नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर आपको देना है। स्कूल ना जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत बताना है। तो किसका प्रतिशत बताना है आपको? बच्चियों का। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका? चलिए देख लेते हैं। आपका इसमें दिया है पुरुष और महिलाएं, इसमें आपको देख लेना है अच्छे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का आपको 66% यानी 66%। ठीक, तो आपको राइट आंसर इसका लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? इनमें से कौन सी मुद्रा नहीं है? मुद्रा नोट, जमा, सिक्के, क्रेडिट कार्ड। तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड। तो इसका राइट आंसर आपको फोर्थ नंबर कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है कौन एक साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? साहूकार, व्यापारी, बैंक, संबंधी एवं मित्रगण। ठीक, तो इसका राइट आंसर बताना है 37 नंबर का। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बैंक। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट कर लेना है। 38 से 39 नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 और 39 का उत्तर दीजिए। तो ये आपको रेखांकित चित्र दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं 38 और 39, उनके आंसर आपको देने हैं। चलिए देख लेते हैं। ग्रामीण भारत में साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ग्रामीण भारत में साख के किस स्रोत का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार। तो इसका राइट आंसर है आपका दूसरा नंबर साहूकार। तो इसका राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों को का प्रतिशत है। चित्र के अनुसार आपको बताना है कि साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का प्रतिशत कितना है? 39 का आपका आंसर हो जाएगा
30%, तो इसका आपको 30% लिख लेना है। यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, इससे आपको देख लेना है, ठीक। राइट आंसर आपको लिख लेना है। तो 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का विनिमय करता है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका WTO, ठीक। तो इसका हो जाएगा WTO। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको तालिका अच्छे से देखना है। इसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड 75%। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। राशन की दुकानें उचित दर वाली दुकानें हों आमतौर पर बेचती हैं। क्या बेचती हैं? 42 का आपका हो जाएगा खाद्यान्न या चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, पानी, चीनी, बर्तन, दवाएं, खाद्यान्न। इसमें राइट आंसर आपको बताना है 42 में। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक सुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। तो आपको इसका आंसर बताना है 43 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बाजार कीमत से कम, ठीक। इसके बाद 44 है, एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग, केवल श्रम का बढ़ावा, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का बढ़ावा, केवल कृषि मशीनों के उपयोग का बढ़ावा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। तो राइट आंसर आपको पहला वाला कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर है 45, पशुपालन तथा मत्स्य, इसके बाद परिवहन तथा बैंक सेवाएं, निर्माण तथा विनिर्माण करना, खनन तथा खाद्यान्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का 3 नंबर, निर्माण तथा विनिर्माण करना। इसके बाद देखेंगे 46, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? रंग भूमि की जो नीति है ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? 46 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। 4th नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF दी जाएगी। तो वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की PDF अगर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहाँ आपको सभी सॉल्यूशन की PDF दी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। कानून का शासन नामक सिद्धांत का क्या अर्थ है? कानून के समझ समानता, सरकार का शासन, न्यायाधीशों का शासन, वकीलों का शासन। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, कानून के समझ समानता, ठीक। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? 48 का आपका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, न्यायपालिका आपको लिख लेना है। देश की एकता कम आंकी जाती है जब बहुसंख्यक समुदाय सहयोगी हो, अल्पसंख्यक समुदाय आक्रामक हो, बहुसंख्यक समुदाय सत्ता में भागीदारी से मना करता हो, अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हों। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें कम हो। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा एक परिणाम नहीं है। 50वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक तंत्रीय सरकार। तो इसका राइट आंसर आपको कर देना है दूसरा। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है। प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है। तो 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर आपको राइट आंसर इसका कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है 52, भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा केवल मतदान द्वारा। ठीक। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट कर लेना है, केवल मतदान के द्वारा। गठबंधन क्या है। गठबंधन किसे कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो गठबंधन होता है आपका कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना, यह आपका गठबंधन कहलाता है। ठीक। राइट आंसर फोर्थ वाला कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन को नेतृत्व करती है। भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन को नेतृत्व करती है। तो 55 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक। तो इसका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। 56 नंबर में आपको बताना है कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा चीन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको राइट कर लेना है। 57 है, पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक सरकार। ठीक। तो इसका फर्स्ट आंसर आपको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। इसका राइट आंसर बताना है एकल सरकार, सैनिक सरकार, राजतंत्री और आधुनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का आपका एकल सरकार। ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको फर्स्ट वाला कर लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, निम्न में से कौन देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फोर्थ नंबर राइट आंसर आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है लास्ट आपका 60 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। किस पर कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक। तो राइट आंसर आपको दूसरा कर लेना। ये था बच्चों आपका पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।